यह कहानी है एक ऐसी भोली आत्मा की जिसे दुनिया ने ठुकराया, एक ऐसी शेरनी की जिसने न्याय मांगा और एक ऐसे प्रेम की जिसने राजमहल हिला दिया। अंत तक रुकना, क्योंकि यहां हर मोड़ पर चौंकाने वाला रहस्य है। उत्तर के पहाड़ों से उतरती हुई एक छोटी सी नदी के किनारे बसा था वनपुर गांव। हरे भरे खेत, मिट्टी की महक और लोगों के घरों से उठता हुआ धुआं। देखने में यह गांव किसी चित्र जैसा सुंदर था, मगर जैसे कमल के नीचे कीचड़ होती है, वैसे ही इस गांव के भीतर एक ऐसा जहर पलता था जो निर्दोष को भी दोषी बना देता था। वनपुर के पास ही फैला था घना जंगल, श्यामवन। उस जंगल के बारे में लोग धीरे धीरे सांस रोककर बात करते थे। कहते थे कि उस जंगल में एक ऐसी शेरनी रहती है जिसकी आंखें चांद की तरह सफेद चमकती हैं और जिसकी एक दहाड़ से पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं। उसे लोग दिव्य भस्मिनी कहते थे। महीनों से वह गांव की सीमा पर आती, पशु उठा ले जाती और अंधेरे में विलीन हो जाती। राजा के सैनिक भी उसे पकड़ ना सके थे। गांव में भय का ऐसा साया था कि सूरज ढलते ही लोग घरों में दुबक जाते थे। और इसी गांव में रहती थी मैना। 25 वर्ष की मैना न तो राजकुमारी थी, न किसी धनवान की बेटी। वह तो उस पेड़ की तरह थी जिसे किसी ने लगाया नहीं, जो अपने आप उगाया और अपने आप झड़ता भी रहा। माँ बाप बचपन में ही चले गए थे। गांव की गलियों में भीख मांगकर पेट भरती, मंदिर के चबूतरे पर रात काटती। मेहनत और भूख दोनों ने मिलकर उसे गढ़ा था, मगर उसका चेहरा कुरूप था। आंखें बड़ी, रंग सांवला, बाल उलझे हुए। गांव वाले उसे देखकर मुंह फेर लेते। उससे भी बड़ी बात, मैना की अक्ल बचपन से कमजोर थी। वह कभी उल्टी बातें करती, कभी हंसती तो कभी बिना वजह रोने लगती। लोग उसे पागल कहते, बच्चे उस पर पत्थर फेंकते, बूढ़े उसे देखकर नाक भौं सिकोड़ते। मगर मैना के पास एक थी, उसकी सफेद गाय। जब सारी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, उस गाय ने कभी नहीं मोड़ा। मां की आखिरी निशानी थी वह। मैना उसे गैया कहती, उससे बातें करती, उसके गले से लिपट कर रोती। वह गाय उसकी मां भी थी, सखी भी थी और घर भी थी। मगर मां ने एक और निशानी भी छोड़ी थी। मैना के गले में एक पुरानी पोटली लटकती थी, छोटी सी, मैली सी, मगर उसके लिए प्राणों से प्रिय। उसकी मां ने मरते समय वह पोटली उसके हाथ में रखी थी और कांपते होठों से कहा था, बेटी, ये तब खोलना जब सबसे बड़ा कष्ट आए, उससे पहले नहीं। मैना ने वह पोटली कभी नहीं खोली थी। कितने ही कष्ट आए, भूख आई, ठंड आई, पत्थर आए, गालियां आई, मगर मैना हर बार सोचती, अभी नहीं। मां ने कहा था सबसे बड़ा कष्ट, अभी तो और भी बड़ा कुछ आना बाकी है। वह दिन आ गया। उस दिन गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ गिरा। संयोग ऐसा विचित्र था कि वह पेड़ ठीक उसी ओर गिरा जहां मैना खड़ी थी। मैना किसी तरह बच गई, मगर पेड़ की एक शाखा मुखिया के बेटे की झोपड़ी की दीवार से जा टकराई। बस इतना ही काफी था। मुखिया रामलखन सिंह ने गांव की पंचायत बुलाई। मोटा शरीर, घमंड से भरी आंखें और जो कह दे वही कानून, ऐसे थे रामलखन। उन्होंने कहा, यह लड़की अपशकुनी है। जब से इसने जन्म लिया, इस गांव में मुसीबतें आती रही हैं। अब पेड़ भी इसी के पास गिरा, इसे गांव से निकालो। मैना गिड़गिड़ाई। उसने हाथ जोड़े, पैर पकड़े। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, मगर जब भीड़ एक हो जाती है तो उसके कान बंद हो जाते हैं। लोगों ने उसकी गाय भी वहीं रोक ली। कहा, यह गाय गांव की है, इसे तू नहीं ले जा सकती। मैना चीखी, मेरी गैया, मेरी मां की निशानी। मगर उस चीख को सुनने वाला कोई न था। किसी ने उसकी पीठ पर धक्का दिया, किसी ने धकेला, और देखते देखते मैना गांव की सीमा से बाहर थी, अकेली, खाली हाथ, टूटे मन से। वह पलट कर देखती रही। गांव की रोशनियां टिमटिमाती रहीं। उसकी गाय उसे देख रही थी, रंभा रही थी, मगर रस्सी से बंधी थी। मैना की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, गैया, मैं वापस आऊंगी, वादा है तुझसे। और वह मुड़ गई श्यामवन की ओर। जंगल की सीमा पर पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया, जैसे जंगल ने सांस ली हो। रात उतर रही थी, आकाश में बादल घिर आए थे। मैना को ठंड लगने लगी। वह आगे बढ़ती रही, जहां पेड़ घने थे, जहां रास्ता नहीं था, जहां हर आहट पर दिल धक करता था। तभी उसे याद आया, मां की पोटली। मैना के पांव रुक गए। क्या यही वह क्षण था? घर गया, गाय गई, गांव गया। मां की आखिरी निशानी, वह गाय भी अब उसके पास नहीं थी।
इससे बड़ा कष्ट और क्या होगा। उसने कांपते हाथों से गले में लटकती वह पुरानी पोटली उठाई। धागा खोला, पोटली का मुंह खुला। भीतर था एक सूखा सफेद फूल, और उस फूल के नीचे एक छोटी सी पत्ती पर किसी ने कुछ लिखा था। मैना अक्षर जोड़ जोड़कर पढ़ने लगी। उसकी बुद्धि धीमी थी, मगर मां के हाथ के अक्षर उसने बचपन से पहचाने थे। लिखा था, श्यामवन तुझे बुलाता है। मैना ठिठक गई। श्यामवन, वही जंगल जिससे पूरा गांव थर्राता था, वही जंगल जहां दिव्य भस्मिनी का राज्य था। मैना ने एक बार आकाश की ओर देखा, जैसे मां से पूछ रही हो। बादलों के बीच एक तारा टिमटिमाया और बुझ गया। मैना ने वह सूखा फूल अपनी मुट्ठी में भींच लिया, पोटली फिर से गले में डाल ली और वह आगे बढ़ गई श्यामवन की ओर। अब उसके पांव में वह कांपन नहीं थी, एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे मां ने पीछे से धकेला हो। तभी बिजली कड़की और उस क्षणिक रोशनी में मैना को दूर एक गुफा दिखाई दी। ठंड असह्य थी। मैना बिना सोचे उसी गुफा की ओर दौड़ी और अंदर घुस गई। गुफा के भीतर घुप अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसमें आंखें खुली हों या बंद, कोई फर्क न पड़े। मैना ने हाथ आगे बढ़ाया तो उसे अपनी हथेली भी न दिखी। बाहर वर्षा की बूंदें पत्थरों पर गिर रही थीं, हवा पेड़ों को झकझोर रही थी, और गुफा के भीतर एक भारी सी चुप्पी थी। वह चुप्पी जो किसी अनजान उपस्थिति का संकेत देती है। मैना दीवार से टिक कर बैठ गई, घुटने छाती से लगा लिए, हाथ बाहों में लपेट लिए। ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। बैठते बैठते उसका हाथ जमीन पर टिका और उंगलियां किसी कठोर चीज से जा लगी। मैना ने उठाकर टटोला। छोटी सी हल्की सी चीज थी। उसने सोचा शायद पत्थर का कोई टुकड़ा है। उसने उसे बिना सोचे एक तरफ रख दिया और दीवार से और सटकर बैठ गई। अभी उसे उस चीज की परवाह कहां थी, उसे तो बस ठंड से बचना था। तभी उसे लगा कुछ गर्म है यहां। बाईं ओर से एक हल्की सी ऊष्मा आ रही थी, जैसे कोई बड़ा जीव सांस ले रहा हो। मैना ने हाथ उस दिशा में बढ़ाया। उंगलियां हम किसी मुलायम घने रेशमी रोम से जा टकराईं। मैना के मन में एक ही विचार कौंधा, गया। वह पल भर को भूल गई कि उसकी गाय तो गांव में बंधी है। उस अंधेरे में, उस ठंड में, उस अकेलेपन में उसका भोला मन वही देखना चाहता था जो उसे सबसे प्रिय था। मैना फुसफुसाई, गैया तू भी आ गई। भाग आई उनसे और वह उस उष्ण शरीर से लिपट गई। अब जरा सोचिए, उस गुफा में जो था वह कोई गाय न थी, वह थी दिव्य भस्मिनी, वनपुर की वह खूंखार सफेद शेरनी जिसके नाम से गांव के पहलवान भी कांपते थे। वह उसी गुफा में विश्राम कर रही थी जब यह भोली लड़की बिन बुलाए, बिन डरे सीधे उसके शरीर से जा चिपकी। शेरनी का पूरा शरीर तन गया। उसकी मांसपेशियां एक झटके में कस गईं। उसके पंजे जमीन में धंस गए। उसके नथुने फड़फड़ाए। यह गंध पहचानी हुई नहीं थी। यह कोई शिकारी नहीं था, कोई सैनिक नहीं था। यह तो एक साधारण मनुष्य था, और वह भी बिना किसी भय के, बिना किसी चाल के सीधे उससे लिपट गया था। शेरनी ने हमले के लिए पंजा उठाया, मगर रुक गई, क्योंकि उस लड़की के स्पर्श में न कोई चालाकी थी, न कोई भय, न कोई छल। वह स्पर्श इतना निश्चल था, इतना निर्दोष था, जैसे कोई छोटा बच्चा अंधेरे में मां को ढूंढकर उससे लिपट जाए। शेरनी का पंजा धीरे धीरे नीचे आ गया। वह स्थिर बैठ गई और मैना उससे लिपटी रही, उसके रोम में अंगुलियां फेरती रही, धीरे धीरे कहती रही, गैया आज बहुत ठंड है, डर मत, मैं हूं ना, हम दोनों साथ हैं। अब शेरनी के मन में एक विचित्र जिज्ञासा जागी। क्या यह लड़की सच में निर्भय है या भय को छुपाए बैठी है? शेरनी ने एक परीक्षा लेने की ठानी। उसने अपने गले की गहराई से एक धीमी सी गर्जना निकाली। वह गर्जना जो किसी चेतावनी से कम न थी, जिसे सुनकर अनुभवी शिकारी भी पसीना बहाते थे। गुफा की दीवारें कांपीं। मैना चौंकी। एक पल को उसके हाथ रुक गए। फिर उसने उस बड़े से जीव को और जोर से थपथपाया और बोली, अरे गैया डरा मत, मैं हूं ना पास में। क्या हुआ तुझे? कोई बुरा सपना आया क्या? शेरनी के भीतर कुछ हुआ जो शायद उसके साथ पहली बार हुआ था। यदि शेरनी हंस सकती तो उस पल हंसती। इस लड़की को डराने की कोशिश की और इसने उल्टा उसे ही दिलासा दे दिया। शेरनी की आंखें, जो हमेशा शिकार की तलाश में जलती रहती थीं, उस रात एक अजीब सी शांति से भर गईं। वर्षों में पहली बार किसी ने उसे भय से नहीं, प्रेम से छुआ था।
बाहर वर्षा तेज होती गई। श्याम वन में पेड़ झुकते रहे, हवा गरजती रही, मगर उस गुफा के भीतर एक भोली लड़की और एक दिव्य शेरनी दोनों उस तूफान से अनजान एक दूसरे की ऊष्मा में बैठे रहे। और शेरनी ने उस रात हमला नहीं किया। रात कटती रही। एक समय ऐसा आया जब मैना की आंखें बोझिल हो गईं और वह उसी विशाल शरीर से टिककर सो गई। शेरनी जागती रही। उसकी आंखें गुफा के मुहाने पर टिकी थीं, रखवाली करती हुई। भोर होने से कुछ पहले जब हल्की सी नीली रोशनी गुफा में आई, मैना की नींद टूटी। उसने आंखें मलते हुए इधर उधर देखा और तभी उसकी नजर उस चीज पर पड़ी जो उसने रात को एक तरफ रख दी थी। वह उठाकर उसे रोशनी में देखने लगी और उसके हाथ कांप गए। वह पत्थर नहीं था, वह एक छोटी सी हड्डी थी, किसी बहुत नन्हे जीव की, इतनी नाजुक, इतनी छोटी कि किसी बच्चे के हाथ की उंगली जितनी। उस हड्डी पर अभी भी पुराने रक्त के सूखे धब्बे थे। मैना की समझ में नहीं आया कि यह क्या है, मगर उसका भोला मन एक अजीब सी पीड़ा से भर गया। उसने उस हड्डी को धीरे से जमीन पर रखा और हाथ जोड़ लिए, जैसे किसी छोटी आत्मा को प्रणाम कर रही हो। शेरनी ने यह देखा। उसकी आंखें उस हड्डी पर टिक गईं और एक पल को उनमें वह पीड़ा उतरी जो महीनों से उसके भीतर दफनन थी। मगर मैना को अभी कुछ पता न था। रात और गहरी हो गई। बाहर वर्षा की बूंदें पत्थरों पर इस तरह पड़ रही थीं जैसे आकाश भी किसी के कष्ट में रो रहा हो। गुफा के भीतर अंधेरा घना था, मगर उस अंधेरे में एक विचित्र ऊष्मा थी। मैना उस बड़े से जीव के पास सिमट कर बैठी थी, उसके रोम में उंगलियां फेरती हुई, धीरे धीरे आंसू बहाती हुई। उसे क्या पता था कि जिसे वह अपनी गाय समझ रही है वह वनपुर का सबसे बड़ा भय है। मैना ने एक लंबी सांस ली और बोलने लगी, गैया, आज बहुत कुछ हो गया। इतना कुछ हो गया कि बताऊं तो शायद तू भी रो पड़े। शेरनी स्थिर बैठी रही, उसके कान सीधे हो गए। वह सुन रही थी। मैना बोली, उन्होंने निकाल दिया मुझे, कह दिया कि अपशकुनी हूं। मुखिया ने कहा, पूरे गांव ने माना। किसी ने एक बार भी न पूछा कि मैंने क्या बिगाड़ा। पेड़ तो प्रकृति ने गिराया था, मगर दोष मेरे सिर मढ़ दिया। वह रुकी, गला भर आया था, फिर बोली, माँ बाप तो बचपन में ही चले गए। उनके जाने के बाद इस गांव ने कभी मुझे अपना नहीं माना। जो भीख मांग कर खाई वह भी इन्हीं से मांगी। जो छत मिली वह भी इन्हीं की दया थी, मगर दया का भी एक दिन हिसाब चुकता होता है। आज हो गया। मैना के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। उसने शेरनी के गर्दन में मुंह छुपाया और फूट फूट कर रोई, गया, तुझसे एक बात पूछूं? भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया? ना ढंग का चेहरा दिया, ना अक्ल दी। सब कहते हैं बावली है, पागल है। क्या मेरा होना ही गलत है? उस रात का वह प्रश्न गुफा की दीवारों से टकराकर वापस आया और शेरनी के हृदय में जा उतरा। शेरनी की आंखें धीरे धीरे नम हो गईं, क्योंकि वह प्रश्न उसका भी था। जिस दिन उसके शावक को उस क्रूर मनुष्य ने बिना किसी कारण, केवल मनोरंजन के लिए तीर से बेध दिया था, उस दिन भी शेरनी ने आकाश से यही पूछा था, मेरे बच्चे का क्या दोष था? मैना अभी भी बोले जा रही थी, गैया, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, कसम से। जिन्होंने पत्थर मारे, जिन्होंने धक्का दिया, जिन्होंने तुझे रोक लिया, उन सबको भी मैं माफ करती हूं, क्योंकि मां कहती थी, जो माफ करता है वही सबसे बड़ा होता है। यह सुनते ही शेरनी के भीतर कुछ टूटा। वर्षों से जो क्रोध उसकी नसों में आग बनकर दौड़ता था, वह एक पल के लिए थम गया। ये लड़की जिसे खुद इतना कष्ट मिला था, जिसके पास कुछ नहीं था, वह भी क्षमा की बात कर रही थी। शेरनी ने एक गहरी सांस ली और उसी रात उसके मन में एक संकल्प जागा। एक ऐसा संकल्प जो बदले की आग से नहीं, करुणा की शीतलता से जन्मा था। वह मन ही मन बोली, इस लड़की को जिन लोगों ने रौंदा, मैं उसे इतना ऊंचा उठाऊंगी कि वही लोग इसके चरणों में सिर झुकाएं। इसे वह सब दूंगी जो इससे छीना गया, सौंदर्य, बुद्धि और सम्मान। मैना को कब नींद आई पता न चला। वह उसी दिव्य शेरनी के गर्म शरीर से टिक कर सो गई, जैसे कोई बच्चा मां की गोद में सो जाए। और शेरनी ने सारी रात जागकर उसकी रखवाली की। भोर होने से पहले का वह समय, जब रात विदा लेती है और उजाला अभी पूरी तरह आया नहीं होता, उस बेला में गुफा के भीतर एक अजीब घटना घटी।
एक दिव्य श्वेत आभा फैली। धीरे धीरे जैसे दीपक की लौ हवा में कांपती है, वैसे ही वह रोशनी मैना के सोते हुए शरीर के चारों ओर लिपटने लगी। शेरनी की आंखें खुली थी। वह स्थिर बैठी थी। उसकी सफेद देह से निकलने वाली दिव्य शक्ति, जो वर्षों से केवल भय और विनाश के काम आती थी, आज पहली बार किसी निर्दोष आत्मा की रक्षा में लग रही थी। मैना की सांसें गहरी थीं। वह गहरी नींद में थी और उस नींद में एक परिवर्तन हो रहा था जो ना उसने मांगा था, ना सोचा था। जब सूरज की पहली किरण गुफा के मुहाने पर पड़ी, मैना की आंखें खुली। वह उठकर बैठी, हाथ फैलाए अंगड़ाई ली, फिर अपनी हथेलियों को देखने लगी। वे हथेलियां जो कल तक खुरदरी, कटी फटी, मेहनत और भूख से जर्जर थीं, आज कोमल थीं, जैसे किसी कारीगर ने रात भर उन्हें संवारा हो। मैना उठकर गुफा के बाहर आई। पास ही एक छोटी सी जलधारा बह रही थी। वह उसके पास गई और झुककर पानी में अपना चेहरा देखा और वहीं रुक गई। वह चेहरा उसका था, मगर वह चेहरा उसका नहीं था। जो चेहरा कल तक कुरूप कहलाता था, आज उस पर ऐसा निखार था जैसे पूर्णिमा के चांद पर कोई दाग ना हो। आंखें बड़ी थीं, मगर आज उनमें एक ऐसी गहराई थी जिसमें झांकने वाला खो जाए। बाल घने और चमकदार थे और तन पर ऐसे वस्त्र थे जो न जाने कहां से आए, श्वेत और सुनहरे, जैसे किसी अप्सरा ने उतार कर रख दिए हो। मैना कांपने लगी। उसने पानी में बार बार देखा, मगर वही चेहरा था, वही उसका। वह अब भी उस प्रतिबिंब को निहार ही रही थी कि पानी की सतह पर एक अजीब सी हलचल हुई। लहरें उठी और जब वह शांत हुई तो मैना ने जो देखा उससे उसकी सांस थम गई। पानी में उसके अपने चेहरे के पीछे एक विशाल राजमहल की परछाई थी। ऊंचे स्तंभ, सोने के कलश और विशाल प्राचीर सब पानी में कांप रहे थे, जैसे किसी ने झील में पत्थर फेंक दिया हो। मैना ने चौंक कर पीछे देखा। पीछे केवल जंगल था, घने वृक्ष, उलझी लताएं और भोर की धुंध। कोई महल नहीं, कोई परछाई नहीं। उसने फिर पानी में देखा। परछाई जा चुकी थी, केवल उसका अपना चेहरा था। मैना कुछ देर वहीं बैठी रही। उसकी नई बुद्धि इस दृश्य को समझने की कोशिश कर रही थी, मगर उत्तर नहीं मिला। उसने मन ही मन सोचा, शायद आगे कुछ होगा, शायद यह संकेत है। वह उठने लगी, तभी उसे अपने गले में लटकती पोटली का स्पर्श हुआ। मां की पोटली। रात को जंगल में प्रवेश करते समय उसने उसे खोला था। उसमें एक सूखा सफेद फूल था और मां के हाथ की लिखावट थी, श्यामवन तुझे बुलाता है। वह रहस्य तो खुल गया था, मगर अब उस पोटली में क्या था? मैना ने उसे निकाला, खोला और उसके हाथ कांप गए। वह सूखा सफेद फूल जो कल रात तक जर्जर और मुरझाया था, आज ताजा था, पूरी तरह खिला हुआ। उसकी पंखुड़ियां कोमल थीं, उनमें एक हल्की सी सुगंध थी, वही सुगंध जो मैना को बचपन में अपनी मां के आंचल में आती थी। मैना के नेत्र भर आए। उसने उस फूल को हथेली पर रखा और ऊपर आकाश की ओर देखा, जहां सूरज अभी अभी उगा था। वह बोली, मां, तुम्हें पता था, तुम्हें पहले से पता था कि यह सब होगा, तुमने ही मुझे यहां भेजा था। एक आंसू गाल पर उतरा और उस आंसू में कष्ट नहीं था, कृतज्ञता थी। प्रिय श्रोताओं, अगर यह कथा आपके मन को छू रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तभी उसके मन में एक और विचार आया। रात में जो थी वह कौन थी? घैया तो गांव में बंधी है। वह पलटी और सामने थी दिव्य भस्मिनी, श्वेत शेरनी, विशाल, भव्य, अलौकिक। उसकी आंखें चांदी जैसी चमक रही थीं। उसके रोम ऐसे दमक रहे थे जैसे उन पर ओस की बूंदें हों। वह शांत खड़ी थी, मगर उसकी उपस्थिति में एक ऐसी शक्ति थी जो धरती को भी अनुभव हो जाए। मैना पीछे हटी, पैर लड़खड़ाए। शेरनी ने एक कदम आगे बढ़ाया। मैना की सांस रुक गई, मगर उसी पल उसे याद आया, रात की वह गर्माहट, वह मुलायम स्पर्श, वह निश्चल साथ। उसे याद आया कि उसने रोते हुए जो कुछ कहा वह किसी ने सुना था, चुपचाप, बिना टोके, बिना हंसे। मैना की आंखें भर आईं। वह धीरे धीरे बोली, तुम थी, रात में तुम थी और तुमने मुझे खाया नहीं। शेरनी की आंखों में एक भाव आया जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, मगर जो हृदय पढ़ सकता है। मैना आगे बढ़ी। उसने कांपते हाथों से शेरनी के माथे को छुआ। शेरनी ने आंखें बंद कर लीं। मैना मुस्कुराई और वह मुस्कान ऐसी थी जो सूरज को भी शर्मा दे। उसने कहा, चलोगी मेरे साथ? गांव चलोगी? मेरी गैया को छुड़ाना है।
और जिन लोगों ने निकाला है उन्हें दिखाना है कि मैना कभी हारती नहीं। शेरनी ने एक गहरी सांस ली और आगे चल दी। दोनों जंगल से निकली। सूरज ऊपर आ चुका था। खेतों में काम करने निकले लोगों ने दूर से देखा एक अद्भुत सुंदर स्त्री और उसके साथ वह भयंकर श्वेत शेरनी साथ साथ चल रही हैं। देखने वाले ठिठक गए, हाथों से हल छूट गए। कोई चिल्लाया, शेरनी भागो! भगदड़ मच गई, मगर मैना रुकी नहीं। वह सीधे गांव की ओर बढ़ती रही। तभी एक बुढ़िया ने ध्यान से देखा। उसकी आंखें फटी रह गईं। वह चिल्लाई, अरे ये तो मैना है, वही मैना जिसे कल निकाला था। नाम सुनते ही लोग रुक गए। भय और अचरज का ऐसा मिश्रण था जैसे आंधी और चांदनी एक साथ आ जाए। वही मैना जो कल तक कुरूप और बावली थी, आज इतनी दिव्य कैसे? और यह खूंखार शेरनी उसके पीछे पीछे इतनी शांत क्यों? मुखिया राम लखन सिंह भी बाहर निकल आए। उनके चेहरे पर रंग नहीं था। मैना उनके सामने जाकर रुकी। उसकी आंखों में न क्रोध था न प्रतिशोध, बस एक शांत दृढ़ता थी। उसने केवल इतना कहा, मेरी गैया दो। शेरनी ने एक धीमी दहाड़ लगाई और वह दहाड़ इतनी थी कि राम लखन के घुटने कांप उठे। किसी ने बिना एक शब्द कहे गाय की रस्सी खोल दी। वनपुर में वे 2 दिन ऐसे बीते जैसे पूरा गांव सांस रोककर बैठा हो। शेरनी मैना के घर में रहने लगी थी। वही टूटी फूटी झोपड़ी जहां कभी मैना अकेली रातें काटती थी, आज उसमें वह दिव्य शेरनी विराजमान थी। गांव वाले दूर से झांकते, आपस में फुसफुसाते, मगर पास आने की हिम्मत किसी में न थी। पहले दिन सन्नाटा, दूसरे दिन आश्चर्य, क्योंकि शेरनी ने किसी को कुछ नहीं किया, न किसी पशु को हानि, न किसी मनुष्य को भय। वह बस मैना के पास बैठी रहती, शांत, स्थिर, जैसे कोई पहरेदार अपने कर्तव्य पर हो। धीरे धीरे गांव वालों की समझ में आने लगा, यह सब मैना का प्रताप है। इस भोली लड़की ने उस खूंखार शेरनी को वश में कर लिया है। जो काम राजा के सैनिक न कर सके, वह एक अनाथ लड़की ने कर दिखाया। और जब मनुष्य को अपनी गलती का बोझ भारी लगने लगता है, तो वह माफी की शरण लेता है। पहले आई बुढ़िया रमिया, झुकी हुई, थरथराती हुई। उसने मैना के सामने हाथ जोड़े और बोली, बेटी, हमसे भूल हुई, हमने तुझे समझा नहीं। फिर आए कुछ और लोग, फिर और। देखते देखते मैना की झोपड़ी के बाहर गांव का आधा हिस्सा खड़ा था, सिर झुकाए, हाथ जोड़े। और अंत में आए मुखिया राम लखन सिंह, जिनके एक इशारे पर मैना को धक्के देकर निकाला गया था, वही आज उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर लज्जा थी, वह लज्जा जो घमंडी मनुष्य को तब आती है जब उसकी गलती सबके सामने उजागर हो जाए। राम लखन बोले, मैना, हमने पाप किया, तुझे अपशकुनी कहा, तुझे निकाला, माफ कर दे बेटी। मैना ने उन्हें देखा। उसकी आंखों में न प्रतिशोध था न कड़वाहट। वह बोली, मुखिया जी, माफी तो मैंने उसी रात दे दी थी जब जंगल में अकेली बैठकर रोई थी, मगर आगे से किसी निर्बल पर ऐसा अत्याचार ना हो, यह वचन दीजिए। राम लखन का सिर और झुक गया। शेरनी ने एक गहरी सांस ली और उसमें जैसे संतोष था। उस दिन से गांव में मैना को चमत्कारी माना जाने लगा। लोग उसके पास आते, अपनी पीड़ा कहते, और मैना जो कल तक बावली कहलाती थी, आज ऐसी प्रज्ञा से उत्तर देती कि सुनने वाले दंग रह जाते। दिव्य शेरनी ने उसे जो बुद्धि दी थी, वह केवल तेज नहीं थी, वह करुणामयी भी थी। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो बाहर से दिखते नहीं, मगर भीतर से हर रात रिश्ते रहते हैं। वनपुर में शांति थी। गांव वाले अब मैना का सम्मान करते थे। शेरनी किसी को हानि नहीं पहुंचा रही थी। दिन में सब ठीक लगता था, मगर रात को एक अजीब बात होती थी। मैना की नींद हल्की थी। एक रात उसकी आंख खुली तो उसने देखा शेरनी झोपड़ी में नहीं है। मैना उठी, बाहर आई। चांदनी रात थी। दूर जंगल की ओर एक श्वेत आकृति जा रही थी, धीमे धीमे, जैसे कोई बोझ उठाए चल रहा हो। मैना के मन में एक आशंका उठी, कहीं शिकार पर तो नहीं जा रही। वह चुपचाप पीछे हो ली। शेरनी गांव की गलियों से गुजरी, कई घरों के बाहर रुकी, नथुने फड़फड़ाए, कुछ सूंघा और आगे बढ़ गई। किसी द्वार पर धक्का नहीं, किसी पर हमला नहीं, बस रुकना और आगे बढ़ जाना। मैना समझ न सकी ये क्या खोज रही है। शेरनी जंगल में प्रवेश कर गई। मैना भी पीछे पीछे चलती रही, पेड़ों की आड़ लेते हुए, सांस रोककर। एक जगह पहुंचकर शेरनी रुक गई। वह स्थान जंगल के बीच एक छोटा सा खुला मैदान था। घास उग आई थी।
मगर उस घास के नीचे जमीन पर पुराने सूखे रक्त के धब्बे थे। एक पुराना तीर टूटा हुआ पड़ा था, जंग खाया हुआ, वर्षों पुराना। शेरनी उस स्थान पर बैठ गई और फिर वह रोने लगी। जी हां, वह दिव्य भस्मिनी जिसकी दहाड़ से पूरा वनपुर थर्राता था, उस रात उस सूने मैदान में बैठकर रो रही थी। उसकी चांदी सी आंखों से आंसू बह रहे थे और वे आंसू घास पर गिरकर चांदनी में चमक रहे थे। मैना का हृदय भर आया। वह छुप कर देख रही थी और उसकी आंखें भी भीग गईं। कुछ देर बाद वह शेरनी के पास गई। धीरे से उसके आंसू पोंछे। शेरनी ने चौंक कर देखा, मगर मैना को देखकर उसकी देह शिथिल पड़ गई। मैना बोली, क्या हुआ? किसने दुखाया तुम्हें? बताओ मुझे। शेरनी की आंखों में एक गहरा कष्ट था। उसने उस टूटे तीर को देखा, फिर उस जमीन को जहां उसके शावक का रक्त बिखरा था, और मैना को सब समझ आ गया। यही हुआ था वह। यही किसी ने इस मां के बच्चे को तीर से बेधा था। यही वह मासूम शावक तड़पा था और कोई उसे बचाने नहीं आया था। मैना की मुट्ठियां भींच गईं। उसने शेरनी से पूछा, किसने किया यह? कौन था? शेरनी की आंखों में एक नाम था, मगर उस नाम को वह अभी नहीं जानती थी। बस वह गंध याद थी, एक विशेष गंध जो उस दिन हवा में थी। वह गंध जिसे वह तब से खोज रही थी, हर रात, हर घर के बाहर रुककर। शेरनी ने अपना सिर मैना के कंधे पर रख दिया। मैना ने उसे थामे रखा। उस रात वे दोनों उस स्थान पर बहुत देर बैठी रहीं। एक मां जो अपने बच्चे को खो चुकी थी और एक बेटी जिसने अपनी मां को खोया था। दोनों के कष्ट अलग थे, मगर उनका दर्द एक ही भाषा बोलता था। मैना ने शेरनी का माथा चूमा और बोली, मैं वादा करती हूं, जिसने भी यह किया मैं उसे ढूंढूंगी, तुम्हें न्याय मिलेगा। शेरनी की आंखें बंद हो गईं। उन बंद आंखों में जैसे एक विश्वास जागा कि अब इस भोली लड़की के रूप में उसे एक सच्चा साथी मिल गया है। दोनों उठी और वापस गांव की ओर चल दी। रात का कोहरा उनके पीछे पीछे आया, जैसे जंगल भी उन्हें विदा देने आया हो। वनपुर में एक और कहानी पक रही थी, चुपचाप, भीतर ही भीतर। गांव के धनी किसान मोहनदास की बेटी थी गुलाब। नाम गुलाब था, मगर किस्मत कांटों जैसी। सांवला रंग, साधारण नैन नक्श, मगर मन से निर्मल, स्वभाव से विनम्र। उसकी मां ने बड़ी मेहनत से उसका विवाह तय किया था, पड़ोसी गांव के एक धनवान घर में। विवाह का दिन आया। मंडप सजा था, फूलों की महक थी, ढोल बज रहे थे। गुलाब लाल वस्त्रों में सजी बैठी थी, आंखों में स्वप्न, मन में उमंग। तभी दूल्हा आया और आते ही रुक गया। उसने गुलाब को ऊपर से नीचे देखा, फिर मुंह बिचकाया। सबके सामने बिना किसी संकोच के बोला, यह लड़की, यह तो बिल्कुल साधारण है। मैंने सुना था सुंदर है। मैं इससे विवाह नहीं करूंगा। एक पल को सब स्तब्ध रह गए। फिर जो होना था वही हुआ। भीड़ ने दूल्हे से सवाल करने की बजाय गुलाब की मां को घेर लिया। कोई बोला, लड़की में ही दोष है। कोई बोला, छुपाया क्यों? कुछ ने तो यहां तक कह दिया, इसे भी निकालो, अब शकुनी है। गुलाब का चेहरा पत्थर हो गया। वह उठी नहीं, चिल्लाई नहीं, बस बैठी रही, और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वे आंसू जो कहते थे, मेरा क्या दोष, क्या मेरा होना ही अपराध है? और तभी एक दहाड़ सुनाई दी, इतनी भयंकर, इतनी गहरी कि ढोल की आवाज दब गई, बातें रुक गईं और हर गर्दन एक ही दिशा में मुड़ गई। मैना आ रही थी और उसके साथ थी दिव्य भस्मिनी। शेरनी की आंखें क्रोध से दहक रही थीं। उसकी एक दहाड़ इतनी पर्याप्त थी कि दूल्हे के पैर जड़ हो गए। भीड़ पीछे हट गई और मुखिया रामलखन का घमंड धूल में मिल गया। मैना सीधे मंडप के बीच आई। उसने एक बार उस दूल्हे को देखा, फिर उन गांव वालों को जो अभी तक गुलाब को दोषी ठहरा रहे थे। मैना बोली, लाज नहीं आती? एक बेटी विवाह मंडप में बैठी है और तुम उसके रूप पर उंगली उठा रहे हो। जिस घर में बेटियों को यह सिखाया जाए कि उनका मूल्य उनके चेहरे में है, उस घर में ईश्वर का आशीर्वाद कभी नहीं उतरता। शेरनी ने एक और धीमी गर्जना की, और वह इतनी थी कि दूल्हे के हाथ से फूलमाला गिर गई। मैना गुलाब के पास गई, घुटनों के बल बैठी। उसने अपने दोनों हाथों से गुलाब का चेहरा थामा। गुलाब ने आंखें उठाकर देखा और उस दृष्टि में इतना कष्ट था कि मैना का हृदय भर आया। मैना बोली, रो मत, तू किसी से कम नहीं। और जैसे ही मैना के हाथ गुलाब के गालों से लगे, एक दिव्य रोशनी फैली, श्वेत, उज्जवल, अलौकिक।
सबने आंखें मूंद ली। जब रोशनी हटी, गुलाब वहां बैठी थी, मगर वह गुलाब न थी जो पहले थी। उसका रूप ऐसा था जैसे किसी ने रात भर छाननी में नहला दिया हो। उसकी आंखों में एक दीप्ति थी, चेहरे पर एक आभा थी। पूरा मंडप सन्न। दूल्हा आगे आया, घबराया हुआ, लड़खड़ाता हुआ बोला, मुझसे भूल हुई, मैं इसी से विवाह करूंगा, मुझे क्षमा करो। मैना ने उसे देखा। उसकी तीव्र बुद्धि ने उस माफी को तुरंत पढ़ लिया। ये स्वर मन से नहीं निकला था। ये माफी नहीं थी, ये लालच था। रूप बदला तो मन बदल गया। मैना ने गांव वालों की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, इस घर में और भी कुछ छुपा है। इनके पड़ोस में, इनके गांव में पूछो, जांचो। ये पहली बार नहीं है जब इन्होंने किसी बेटी के साथ ऐसा किया है। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी पड़ोसी गांव से आई एक बूढ़ी स्त्री आगे आई, कांपते स्वर में बोली, ये सच है। 2 वर्ष पहले इसी घर ने मेरी नातिन को भी ऐसे ही मंडप में अपमानित किया था। हम गरीब थे, चुप रह गए थे। मंडप में एक सन्नाटा छा गया। दूल्हे के पिता का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ बोलने को हुए, मगर शेरनी ने एक धीमी सी दहाड़ लगाई और वे वहीं सिकुड़ गए। उस दिन उस घर के विरुद्ध गांव की पंचायत ने निर्णय लिया और जो अन्याय 2 वर्ष पहले दबा दिया गया था वह भी सामने आ गया। मैना ने उस बूढ़ी स्त्री का हाथ थामा और बस इतना कहा, देर से ही सही, न्याय हुआ। अब गुलाब की ओर पलटी। गुलाब ने उसे देखा, फिर धीरे से शांत स्वर में बोली, जो मेरे रूप से प्रेम करे उससे मेरा क्या नाता। जाओ। माँ बाप दौड़े आए, गुलाब के पैर पकड़े, बोले, बेटी हमने भी साथ नहीं दिया, माफ कर दो। गुलाब ने उन्हें उठाया और गले लगा लिया। उस दिन वनपुर की हर स्त्री ने कुछ महसूस किया, एक ऐसी शक्ति जो चुप्पी तोड़ती है, जो सिर ऊंचा करना सिखाती है। और दूर दूर तक यह बात फैल गई, वनपुर में एक चमत्कारी लड़की है जो स्पर्श से जीवन बदल देती है। यह बात पहाड़ों को पार करते हुए, नदियों को लांघते हुए राजमहल तक पहुंचने वाली थी। राजमहल में भी एक कहानी चल रही थी। सोने की दीवारों के पीछे, रेशम के पर्दों के भीतर उस राज्य की महारानी थी तारू। जब तारू चलती थी तो उनके वस्त्रों की सरसराहट से दासियां सिर झुका लेती थीं। उनका रूप अद्वितीय था, ऊंचा भाल, तीखे नयन, गौरवर्ण। वे यह मानती थीं कि संसार में उनसे सुंदर कोई नहीं, और यह विश्वास उन्होंने इतने वर्षों में इतनी गहराई से पाल लिया था कि यह विश्वास अब उनका अहंकार बन चुका था। उनके महल में सैकड़ों दासियां थीं। उनमें एक थी सुमी, साधारण सी, शांत स्वभाव की। एक दिन सुमी दर्पण के सामने खड़ी थी और महारानी ने देखा कि उसका चेहरा बदल गया है। एक ऐसी आभा थी उस पर जो पहले न थी। महारानी की आंखें तन गईं। उन्होंने सुमी को बुलाया, तीखे स्वर में पूछा, यह क्या है, तू इतनी कैसे? सुमी ने सिर झुकाकर बताया, महारानी जी, मेरे गांव वनपुर में एक चमत्कारी लड़की है। उसने मुझे स्पर्श किया और मैं ऐसी हो गई। महारानी तारू के चेहरे पर पहले अविश्वास आया, फिर ईर्ष्या, फिर क्रोध। वे भीतर से जल उठी। एक साधारण दासी उनसे सुंदर दिखे? कभी नहीं। उन्हें और सुंदर होना था, इतना सुंदर कि कोई उनकी बराबरी का सपना भी न देख सके। उन्होंने तत्काल सेनापति को बुलाया, उस लड़की को लेकर आओ। मगर तभी कक्ष में एक और पदचाप सुनाई दी, राजकुमार वीरेन, युवा, दीर्घकाय, गेहूं वर्ण। उनकी आंखों में एक तेज था, वह तेज जो केवल उन्हें मिलता है जिनका हृदय निर्मल हो। वे अपनी मां से स्वभाव में बिल्कुल भिन्न थे। जहां महारानी अहंकार से चलती थीं, वहां वीरेन विनम्रता से झुकते थे। वीरेन ने मां की बात सुनी, बोले, मां, ऐसी विलक्षण स्त्री को सैनिक लेने जाएंगे तो यह राज्य का अपमान होगा। मैं स्वयं जाऊंगा। महारानी ने पुत्र को देखा और मन ही मन मुस्कुराई। बेटे का यह उत्साह उनके काम आएगा। वीरेन अगले प्रभात अपने अश्व पर सवार हुए और वनपुर की ओर चल दिए। वनपुर पहुंचते ही उन्होंने देखा, एक साधारण सी झोपड़ी के बाहर एक दिव्य श्वेत शेरनी बैठी है और झोपड़ी के द्वार पर खड़ी है मैना। वीरेन का अश्व रुक गया। वीरेन ने मैना को देखा और एक पल को सब भूल गए। वह सौंदर्य, वह शांत दृष्टि, वह सरल भाव, यह संयोग नहीं था, यह किसी विधाता की रचना थी। वीरेन घोड़े से उतरे। उन्होंने हाथ जोड़े, बोले, देवी, महारानी जी आपसे मिलना चाहती हैं। राजमहल चलने का कष्ट करें। मैना ने उन्हें ध्यान से देखा।
उसकी तीव्र बुद्धि ने उनके भाव पढ़े। यह मनुष्य सच बोल रहा है, इसमें छल नहीं। मैना बोली, जाऊंगी, मगर एक शर्त है। मेरे गांव पर जो कर लगाया है वह माफ करो। वीरेन ने एक पल भी न लगाया, बोले, वचन देता हूं। मैना तैयार हुई। शेरनी उसके साथ चलने को उठ खड़ी हुई। वीरेन का अश्व शेरनी को देखकर पीछे हटने लगा। पहले तो केवल 2-3 कदम पीछे सरका, मगर जैसे ही शेरनी ने उसकी दिशा में एक नजर डाली, अश्व बुरी तरह भड़क उठा। उसकी अगली टांगें हवा में उठ गईं। वीरेन ने लगाम कसी, मगर अश्व इतना भयभीत था कि वह वीरेन को लेकर ही पलटने लगा। एक पल को लगा कि वीरेन नीचे गिर जाएंगे। मैना ने यह देखा और बिना एक पल घुमाए दौड़कर अश्व के पास पहुंची। उसने अश्व की गर्दन पर एक हाथ रखा और दूसरे हाथ से धीरे धीरे उसके कान के पास झुककर कुछ फुसफुसाया, इतने धीरे कि वीरेन को एक भी शब्द सुनाई न दिया। अश्व की टांगें नीचे आ गईं। उसकी सांसें धीमी पड़ी। वह स्थिर हो गया, जैसे किसी ने उसके भीतर का भय निकालकर बाहर फेंक दिया हो। वीरेन चकित होकर देखते रह गए। उन्होंने पूछा, क्या कहा तुमने इसे? मैना ने पलटकर देखा और उसके होठों पर एक सहज मुस्कान आई। बोली, कहा कि डरो मत, यह मेरी सखी है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वीरेन एक पल रुके, फिर हंस पड़े। वह हंसी अचानक थी, स्वाभाविक थी। वह हंसी जो किसी बनावट से नहीं आती, जो तब आती है जब कोई बात सच में मन को छू जाए। उस हंसी में एक गर्मजोशी थी और मैना ने भी महसूस किया कि यह मनुष्य वैसा नहीं है जैसे राजमहल के लोग होते हैं। शेरनी ने वीरेन को एक बार देखा और फिर आगे चल दी, मानो कह रही हो, ठीक है, इसे स्वीकृति मिली। तीनों राजमहल की ओर चल दिए। रास्ते में शेरनी अचानक रुकी। उसके नथुने फड़फड़ाए। उसकी आंखों में एक अजीब भाव आया, जैसे कोई पुरानी गंध हवा में घुल आई हो। वह गंध जिसे वह महीनों से खोज रही थी। मैना ने शेरनी को देखा, पूछा, क्या हुआ? शेरनी ने राजमहल की दिशा में दृष्टि टिकाई। उसकी आंखें धीमी हो गईं। वह आगे चलने लगी, मगर भीतर कुछ सुलग रहा था। मैना समझ न सकी। उसने सोचा, शायद अपरिचित स्थान देखकर सतर्क हो गई है। राजमहल का विशाल द्वार सामने आया। राजमहल की भव्यता देखकर मैना थोड़ी सी सहम गई थी। ऊंची छतें, सोने के स्तंभ, दीवारों पर टंगे विशाल चित्र और हर ओर दासियों की भागदौड़। यह संसार उसके वनपुर की उस टूटी झोपड़ी से कितना अलग था, जैसे धरती और आकाश का अंतर। मगर मैना की दृष्टि न चकित हुई, न भटकी। शेरनी उसके ठीक पीछे थी। उसके पंजों की आहट पत्थर के फर्श पर गूंज रही थी। दासियां दीवारों से चिपक गईं। पहरेदारों के भाले कांपने लगे, मगर किसी में आगे बढ़ने का साहस न था। महारानी तारू अपने शाही कक्ष में बैठी थी जब द्वार पर वह दृश्य आया। एक अप्सरा सी सुंदर लड़की और उसके साथ वह दिव्य श्वेत शेरनी। महारानी का हृदय एक पल को धड़का, मगर उन्होंने अपना भाव छुपाया। मुस्कुराई और बोली, आओ बेटी, बड़ी प्रतीक्षा थी। महारानी ने राजकुमार वीरेन को एक संकेत दिया। वीरेन समझ गए, मां अकेले में बात करना चाहती हैं। वे कक्ष से बाहर चले गए। कक्ष में अब थी महारानी तारू, मैना और शेरनी। महारानी उठी, मैना के पास आई। उनके स्वर में मिठास थी, वह मिठास जो भीतर से खोखली होती है। बोली, मैंने सुना है तुम्हारे स्पर्श में दिव्य शक्ति है। मुझे भी और सुंदर बनाओ। बदले में तुम्हारे गांव का कर सदा के लिए माफ होगा और इतना धन दिया जाएगा कि तुम्हारे गांव का एक भी घर खाली न रहे। मैना का मन प्रसन्न हो गया। गांव के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने उसे धक्का दिया था, फिर भी वह उनका भला चाहती थी। वह बोली, ठीक है प्रिय दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आपसे सहृदय निवेदन है कि अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। महारानी ने एक मुस्कान दी और पलटकर एक गुप्त संकेत किया। कक्ष की ओट में खड़ा एक गुप्तचर उस संकेत को समझ गया। महारानी का आदेश स्पष्ट था, जैसे ही कार्य पूर्ण हो इस लड़की को समाप्त कर देना, ताकि यह शक्ति फिर किसी और तक न पहुंचे, ताकि इस संसार में केवल महारानी तारू ही सबसे सुंदर रहें सदा के लिए। मैना को इस षड्यंत्र की कोई भनक न थी। वह सीधे महारानी के समक्ष आई, अपने दोनों हाथ उठाए और धीरे धीरे महारानी के मुख के पास ले गई। शेरनी एक कोने में बैठी थी, शांत दिखती हुई।
मगर उसकी आंखें कक्ष के हर कोने को परख रही थी। तभी हवा का एक झोंका आया और उस झोंके के साथ आई एक गंध। वह गंध, शेरनी का पूरा शरीर एक झटके से तन गया। वह गंध जिसे वह महीनों से खोज रही थी, रात रात भर गांव की गलियों में, घरों के बाहर, जंगल की उस पवित्र भूमि पर। वह गंध जो उसके शावक के अंतिम क्षणों की साक्षी थी। वह गंध महारानी तारू की थी। शेरनी की आंखें धधक उठी। यही थी वह, यही वह स्त्री थी जो उस दिन जंगल में शिकार खेलने आई थी, जिसने उसके निर्दोष मासूम शावक पर तीर चलाया था, केवल मनोरंजन के लिए, जो उसे तड़पता छोड़कर हंसती हुई चली गई थी। शेरनी उठी और एक दहाड़ लगाई, ऐसी दहाड़ जो राजमहल की नींव तक गई। पूरा कक्ष कांप उठा, दीवारों पर टंगे चित्र हिल गए, दासियां चीखती हुई भागी, गुप्तचर की छुरी हाथ से गिर गई। मैना के हाथ महारानी के मुख पर थे और उस दहाड़ के साथ उसकी उंगलियां जो कांपी। अगले ही पल एक विचित्र घटना घटी। महारानी के मुख पर जो दिव्य रोशनी फैलनी चाहिए थी, वह फैली नहीं, बल्कि उसके विपरीत एक श्याम आभा उठी और महारानी का चेहरा बदल गया। महारानी चीखी, क्या हुआ? उन्होंने पास रखे दर्पण में देखा और उनकी चीख पूरे महल में गूंज गई। वह रूप जो उन्हें सबसे प्रिय था, जिसे वे अपना सबसे बड़ा अहंकार मानती थीं, वह जा चुका था। वे बेहद कुरूप हो गई थी। वे रोने लगी, चीखने लगी। मैना भी दंग थी। ये कैसे हुआ? उसने तो भला करने की नीयत से हाथ लगाया था। शेरनी समझती थी, जिसके भीतर इतना विष हो, जिसने निर्दोष जीव की हत्या की हो, उसे दिव्य शक्ति सौंदर्य नहीं देती, वह उसका असली रूप उघाड़ देती है। महारानी ने क्रोध में चिल्लाया, पकड़ो इन्हें, मार दो इस लड़की को। सैनिक चारों ओर से दौड़े, मगर शेरनी ने एक गर्जना की और सब रुक गए। फिर उसने पंजे उठाए। सैनिकों की पंक्तियां टूट गईं, भाले बिखर गए। शेरनी ने मैना को अपने साथ लिया और कक्ष से बाहर निकल गई। महल के गलियारों में भगदड़ थी। शेरनी आगे थी, मैना उसकी पीठ से लिपटी हुई। वे महल के मुख्य द्वार से बाहर निकले, मैदान पार किया और सीधे जंगल की ओर दौड़ पड़े। पीछे सैनिकों के घोड़ों की टापें थीं, मगर श्यामवन के घने वृक्षों ने उन दोनों को अपनी आड़ में ले लिया। जंगल में पहुंचकर मैना रुकी, हाँफ रही थी। शेरनी भी रुक गई। मैना ने कांपते स्वर में पूछा, ये क्या हुआ? मैंने तो बुरा नहीं चाहा था। शेरनी ने उसकी आंखों में देखा और उसे सब बताया। वही महारानी, वही गंध, वही तीर, वही तड़पता शावक। मैना के हाथ मुंह पर चले गए, उसकी आंखें भर आईं। धीरे से बोली, तो न्याय हो गया। शेरनी ने सिर झुकाया, मगर अगले ही पल मैना के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। वह बोली, मगर अब महारानी बदला लेगी, मेरे गांव वालों को कष्ट देगी। उन निर्दोष लोगों का क्या होगा? दोनों की दृष्टियां मिली और दोनों के मन में एक ही विचार था। उधर महल में राजकुमार वीरेन को जब यह सब पता चला, तो वे मां के कक्ष में गए। दर्पण के सामने बैठी विलाप करती महारानी को देखकर उनका हृदय टूटा। मगर जब गुप्तचरों से पूछताछ हुई और सच सामने आया कि महारानी ने उस लड़की को मारने का आदेश दिया था, तब वीरेन की आंखों में एक ऐसी पीड़ा उतरी जो शब्दों में न थी। वे बाहर निकले, अश्वशाला की ओर बढ़े। उन्हें जाना था, मैना को ढूंढना था, माफी मांगनी थी और जो गलत हुआ उसे ठीक करना था। राजमहल में उस रात सन्नाटा था, मगर वह सन्नाटा शांति का नहीं, तूफान से पहले की चुप्पी का था। महारानी तारू अपने कक्ष में बंद थी। दर्पण को कपड़े से ढक दिया गया था, उनके आदेश पर, क्योंकि उसमें जो चेहरा दिखता था वह उन्हें स्वीकार न था। वे बार बार दासियों पर चिल्लाती, बर्तन पटकती और फिर रोने लगती। उनका अहंकार और उनकी पीड़ा दोनों एक साथ उफन रहे थे। तभी कक्ष का द्वार खुला। राजकुमार वीरेन भीतर आए। उनके चेहरे पर न क्रोध था न घृणा, केवल एक गहरी थकी हुई पीड़ा थी। वह पीड़ा जो तब होती है जब अपना ही कोई विश्वासघात करे। वे मां के सामने खड़े हुए, बोले, मां, गुप्तचर ने सब बता दिया। आपने उस लड़की को मारने का आदेश दिया था। महारानी ने मुंह फेर लिया। वीरेन ने फिर कहा, मां, वह लड़की निर्दोष थी। वह तो केवल आपका भला करने आई थी, और आपने उसके साथ क्या किया? महारानी भड़क उठी। मैंने जो किया राज्य की रक्षा के लिए किया। एक साधारण लड़की के पास इतनी शक्ति हो और हमारे राजमहल में कोई उसकी बराबरी न कर सके,
यह राज्य के लिए उचित न था। वीरेन ने एक लंबी सांस ली। मां, जिस शक्ति से आप डरती थी, वह शक्ति तो करुणा की थी। उसे षड्यंत्र से नहीं जीता जा सकता। महारानी चुप रही। वीरेन आगे बोले, और अब आपने जो आदेश दिए हैं, गांव जलाने के, उसकी गाय कैद करने के, वह भी मुझे पता चल गया है। यह सब बंद होना चाहिए। महारानी की आंखें तन गईं। तू मेरा पुत्र है या उस लड़की का दास? वीरेन का स्वर कांपा मगर टूटा नहीं। मैं आपका पुत्र हूं मां, इसीलिए सच कह रहा हूं। जो अन्याय पर खड़ा हो वह राज्य नहीं टिकता। मैं उस लड़की को ढूंढूंगा, उससे क्षमा मांगूंगा और आपको पहले जैसा करने का उपाय भी करूंगा। मगर पहले वह सब रुकना चाहिए जो आपने आदेश दिया है। महारानी ने झूठा आश्वासन दिया। ठीक है, जा ले आ उसे। वीरेन चले गए। महारानी की आंखें ठंडी हो गईं। उन्होंने पीछे खड़ी दासी को संकेत किया, सैनिकों को आदेश भेजो, वनपुर में उस लड़की का घर जला दो, उसकी गाय कैद करो और गांव वालों को इतना भयभीत करो कि वे उस लड़की का नाम लेना भूल जाए। सैनिक रात के अंधेरे में चुपचाप निकल गए, वीरेन को बताए बिना। उधर श्यामवन में मैना और शेरनी जंगल की गहराई में थी। सैनिक उन्हें खोज रहे थे, मगर जंगल ने उन्हें अपनी गोद में छुपा लिया था। पेड़ों की घनी छांव, उलझी हुई लताएं और श्यामवन का वह रहस्यमय कोहरा सब मिलकर उनकी रक्षा कर रहे थे। मैना एक पत्थर पर बैठी थी। उसके मन में गांव की चिंता थी। तभी दूर से एक लाल आभा उठती दिखी। मैना उठ खड़ी हुई। वह आभा उस दिशा में थी जहां वनपुर था। उसका हृदय धक से बोला, आग! वह दौड़ने लगी। शेरनी ने उसका वस्त्र पकड़ा। सैनिक है वहां। मैना रुकी। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर हाथ बंधे थे। वह जा नहीं सकती थी। वह वहीं बैठ गई और चुपचाप उस दिशा में देखती रही जहां उसके जीवन की एकमात्र छत जल रही थी। रात गहरी होती गई और तभी जंगल में एक अजीब घटना घटी। वीरेन अपने अश्व पर श्यामवन में प्रवेश कर चुके थे। मशाल हाथ में थी। वे मैना को खोज रहे थे, मगर जंगल ने उनसे अजीब खेल खेला। जिस रास्ते से वे आए थे वह रास्ता जैसे पीछे से बंद हो गया। पेड़ों की शाखाएं ऐसे झुक आईं जैसे किसी ने पर्दा खींच दिया हो। अश्व एक दिशा में जाने से मना करने लगा, बार बार एक ही ओर मुड़ता। वीरेन भटकते रहे। एक जगह पहुंचकर उनका अश्व रुक गया और आगे एक कदम भी न बढ़ा। वीरेन मशाल उठाकर आगे देखने लगे। सामने एक पुरानी गुफा थी। उसकी दीवारों पर प्राचीन चित्रलिपि थी, जैसे किसी साधु ने युगों पहले वहां कुछ उकेरा हो। वीरेन मशाल लेकर करीब गए और पढ़ने लगे। लिखा था, जो स्वार्थ लेकर इस वन में आए, वन उसे घेर लेता है। जो सच्चे मन से आए, वन उसका मार्ग खोलता है। वीरेन रुक गए। उन्होंने आंखें बंद की। मन ही मन बोले, मैं स्वार्थ से नहीं आया, ना राज्य के लिए। उस लड़की के साथ जो हुआ वह गलत था और उसे ठीक करने आया हूं, बस इतना। जैसे ही यह विचार पूरा हुआ, मशाल की लौ एक पल को तेज हुई और सामने से एक आवाज आई, यहां हूं। वीरेन ने घूम कर देखा। मैना सामने खड़ी थी। उसके पीछे शेरनी थी, जिसकी आंखें वीरेन पर टिकी थीं, परख रही थीं। वीरेन ने मशाल जमीन में गाड़ी, घोड़े से उतरे और धीरे धीरे मैना के सामने आकर घुटनों पर बैठ गए। बोले, मेरी मां ने जो किया वह अक्षम्य था। तुम्हें मारने का षड्यंत्र रचा गया। इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, राजकुमार होने के नाते नहीं, एक मनुष्य होने के नाते। मैना ने उन्हें देखा। वह उठाने लगी, मगर वीरेन उठे नहीं। बोले, और एक बात, तुम्हारा घर जला दिया गया, तुम्हारी गाय कैद में है। यह भी मेरे राज्य का अपराध है। मैं इसे ठीक करूंगा। मैना की आंखें भर आईं। शेरनी ने वीरेन को एक बार सूंघा, फिर वह पीछे हट गई। वह संकेत था स्वीकृति का। मैना ने वीरेन को उठाया। बोली, उठिए, माफी तो मैंने दे दी, मगर अब जो करना है वह जरूरी है। उस रात तीनों ने मिलकर विचार किया। वीरेन ने अपने विश्वास पात्र सैनिकों को गुप्त संदेश भेजा, गाय को रिहा करो, वनपुर को कोई हानि ना हो। सुबह होते होते मैना की गाय आजाद थी और उस सुबह महल में एक और तूफान आया। वीरेन मां के पास गए। इस बार उनके स्वर में दृढ़ता थी जो पहले न थी। बोले, मां, आपने वचन देकर धोखा दिया, गांव जलाया, गाय कैद की, यह सब मेरे पीछे हुआ। महारानी बोली, राज्य की रक्षा के लिए। वीरेन ने बात काटी, मां,
राज्य की रक्षा निर्दोषों को जलाकर नहीं होती। महारानी का चेहरा तमतमाया। तू मुझसे बड़ा हो गया, मेरे निर्णय पर प्रश्न उठाता है। वीरेन बोले, आप मेरी मां हैं, इसीलिए सच कह रहा हूं। आप दर्पण के सामने क्यों नहीं जाती? क्योंकि जो चेहरा दिखता है वह बाहर से बदला है, मगर मां जो भीतर था वह तो पहले से ऐसा ही था। शेरनी के शावक की हत्या, मैना के विरुद्ध षड्यंत्र, यह सब किसने किया? महारानी चुप हो गई। पहली बार चुप। वीरेन बाहर चले गए। कक्ष में महारानी अकेली रह गईं। उन्होंने धीरे धीरे उठकर दर्पण से कपड़ा हटाया। वह चेहरा देखा और इस बार वे रोई नहीं, बस देखती रहीं। उन्हें याद आया वह दिन जब वे जंगल में शिकार खेलने गई थीं। एक नन्हा सफेद शावक उछलता हुआ आया था। उनके हाथ में धनुष था। उन्होंने बिना सोचे तीर चलाया था, केवल इसलिए कि वे कर सकती थीं। शावक तड़पा था। वे हंसती हुई चली गई थी। वह हंसी आज भी उनके कानों में गूंज रही थी और उस गूंज के साथ एक बूंद आंख से गिरी। पहली बार वह बूंद अहंकार की नहीं थी, पश्चाताप की थी। महारानी उठी। उन्होंने दासी से कहा, मैना को बुलाओ। मैना जब महल में आई, शेरनी उसके साथ थी। महारानी शेरनी के सामने आई। उनके पैर कांप रहे थे। वे नीचे बैठ गईं और बोली, मुझे पता है माफी के योग्य नहीं हूं। तेरे बच्चे को मैंने मारा, उस पाप का बोझ मैं जीवन भर उठाऊंगी। शेरनी ने उन्हें देखा। एक लंबा गहरा क्षण। शेरनी की आंखों में उसके शावक का चेहरा आया। वह मासूम, उछलता हुआ, निर्दोष शावक। उसकी आंखें नम हो गईं और फिर शेरनी ने आंखें बंद की। जब खोली, उनमें वह आग नहीं थी जो महीनों से जल रही थी। बदले की वह लपट बुझ गई थी। शेरनी ने एक गहरी सांस ली और पीछे मुड़ गई। मैना दौड़कर उससे लिपट गई। उसकी आंखों में आंसू थे। बोली, रुको। शेरनी रुकी। उसने मैना को देखा। मैना बोली, तुमने मुझे दिया सब कुछ, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? शेरनी ने अपना विशाल माथा मैना के माथे से लगाया। एक पल, बस एक पल, वे दोनों वहीं रुकी रहीं। फिर मैना ने धीरे से कहा, ठीक है, जाओ, तुम्हारा जंगल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। शेरनी पलटी और श्याम वन की ओर चल दी। उसके श्वेत रोम सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। कुछ ही पलों में वह जंगल के कोहरे में विलीन हो गई, मगर उसके जाने के बाद भी उस स्थान पर एक दिव्य श्वेत आभा देर तक बनी रही। मैना ने हाथ जोड़कर उस दिशा में प्रणाम किया। महारानी ने मैना को स्पर्श करने का निवेदन किया। मैना ने उनके मुख पर हाथ रखा और इस बार रोशनी सुनहरी थी। महारानी का रूप लौट आया, मगर उनकी आंखों में अब घमंड नहीं था। वनपुर में मैना की गाय लौट आई। घर फिर से बना। गांव पर से कर सदा के लिए माफ हुआ और राजमहल में एक सादा मगर हृदयस्पर्शी विवाह समारोह हुआ। वीरेन और मैना। मैना ने फेरों के समय मुस्कुराते हुए एक बार श्यामवन की दिशा में देखा। जंगल में दूर पेड़ों के बीच दो चांदी सी आंखें चमकीं और बुझ गईं। प्रिय श्रोतागण, इस कहानी का समापन यहीं होता है। यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई कहानी आप तक समय पर पहुंचे। इस वीडियो को अपने मित्रों एवं परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में अवश्य लिखें कि अगली कथा किस प्रकार की होनी चाहिए तथा आप किस देश प्रदेश से यह कथा सुन रहे हैं। आपका प्रेम और सहयोग ही हमारी शक्ति है। धन्यवाद। अगली कथा तक के लिए नमस्कार।